हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है बट आप जैसे देखोगे ना, इसमें एसेंशियल पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रिगरस इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, या फिर जिस पे ऐसा लगता है ना कि ये तो हाँ ये तो करना ही है, इतना कैजुअली इसे ले लिया जाता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं जिनके इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे ये मिस होने की वजह से ही यहाँ पे न्यूनेटल मॉर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हम इन अ जिस्ट वो सारी चीज़ें को हम ध्यान में लेंगे जो कि पॉइंट वाइज हमें नहीं याद रहते। जैसे कि अगर हम पढ़ लें कि न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी क्या ज़रूरी है, तो हमें बहुत अंगुलियों पे याद रहता है कि ए बी सी हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमें ए बी सी याद रखना है कि बच्चे का एयरवे, ब्रीदिंग और उसका सर्कुलेशन, ये हमें देखना है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, बिकॉज इट इज़ लाइफ सेविंग। हाँ, बट उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली हमें पता है हमें करनी है, बट हम उसे इतना कैजुअली लेते हैं कि कहीं ना कहीं उसके मिस होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए बच्चे जो न्यूबॉर्न है, हेल्दी न्यूबॉर्न है, जिनका जन्म होता है, जिनमें ना तो कोई एयरवे की प्रॉब्लम है, ना ब्रीदिंग है, ना सर्कुलेशन की है, बट फिर भी ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं कि बच्चे की डेथ हो गई ऑन दी फर्स्ट डे आफ्टर डिलीवरी। तो जिसे हम मानते हैं ना साइलेंट किलर, तो साइलेंट किलर हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स हैं वो हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। तो आज का लेक्चर सिर्फ उसी पॉइंट्स को फोकस करके होगा कि काफ़ी असेंशियल केयर जो है वो न्यूबॉर्न का हम किस छोटे छोटे पॉइंट्स को जो हम निगलेक्ट करते हैं वो निगलेक्ट ना करके हम लेके एक ज़िंदगी बचा सकते हैं। आज के हमारे लर्निंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे? हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा आज का न्यूबॉर्न केयर एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि बर्थ के टाइम पे हम केयर की बात कर रहे हैं, हम एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहे, हम क्रिटिकल केयर की बात नहीं कर रहे, ठीक है? हम लाइफ सेविंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बट लाइफ सेविंग भी इस तरह से एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है? सेकंड हमारा लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है कि एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का जो स्टेप्स हैं उनके फॉलो करने के क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो स्टेप्स क्या हैं और उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, ठीक है? इम्पॉर्टेंस ऑफ गिविंग इंजेक्शन विटामिन के को भी आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एट्रोपिन एड्रेनालिन इंजेक्शन पे इतना ध्यान दे लेते हैं कि विटामिन के का इंजेक्शन न्यूनेटल केयर कार्ट में रखना ही भूल जाते हैं। तो ये जो कार्ट में विटामिन के रखने का क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर विटामिन के किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी आज हम इस लेक्चर के द्वारा पढ़ेंगे। अब न्यूबॉर्न केयर का क्या इम्पोर्टेंस है? मोस्टली न्यूनेटल डेथ जो रहती है वो ड्यूरिंग फर्स्ट डे ऑफ द बर्थ और इन द डिलीवरी रूम ऐसे रिपोर्ट की गई है। तो ये क्या रीज़न हो सकता है कि डिलीवरी रूम में ही बच्चे की डेथ हो गई, या फिर फर्स्ट डे पे ही एक हेल्दी टर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट की डेथ हो गई? तो टर्म ना हो, प्री टर्म हो, है ना, पोस्ट टर्म हो, तो बट हेल्दी है, ठीक है, ब्रीदिंग अच्छे से एस्टेब्लिश हुई है, सर्कुलेशन प्रॉपर है, आपने एयरवे का अच्छा ध्यान रखा, बट ऐसी कौन से स्टेप्स है जो हम अवॉइड कर सकते थे बट हमने अवॉइड नहीं की? तो ये कुछ एक वो स्टेप्स हैं जो कि एसेंशियलिटी में आते हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है कि ये जो एसेंशियल क्रूशियल टाइम था वो हमने मिस कर दिया? अब इवन फॉर द डेथ्स ऑकरिंग इन द रेस्ट ऑफ द न्यूनेटल पीरियड, केयर गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर, ठीक है? बाद में जो डेथ्स पाई गई या फिर सेकेंड डे, थर्ड डे, रेस्ट डे पे, इसमें भी ये जो फर्स्ट डे का जो केयर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसर माना गया है। तो कौन से केसेस जो हैं वो हमने नोटिस किए हैं जो ये फर्स्ट डे की जो एसेंशियल केयर जो है वो मिस होने की वजह से हो सकते हैं? वो हो सकता है हाइपोथर्मिया,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हाइपोथर्मिया एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है, जो समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि हमें नहीं हो रही है, क्योंकि वो बेबी में हो रही है। तो हमने कौन सा ऐसा स्टेप मिस कर दिया या फिर कौन सी ऐसी चीज़ मिस कर दी जिसकी वजह से बेबी हाइपोथर्मिया में चला गया, इवन तो बाहर का टेम्परेचर या फिर क्लाइमेट इतना ठंडा नहीं था या फिर इतना गर्म नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ है टेम्परेचर स्टेबिलिटी की जो आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड इज एक्सफेक्सिया, या फिर जो कहते हैं ना सांस लेने में तकलीफ होनी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज होनी, और कोई भी टाइप का इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत अवॉइड करते हैं। अभी हमें इन्फेक्शन जो है इससे काफ़ी वर्ड्स सामने आते हैं, बट वो इन्फेक्शन होने का सोर्स जो है वो सबसे छोटा सोर्स हो सकता है आपके अनवॉश्ड हैंड्स, या फिर आपके जो ग्लव्स हैं वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज्ड नहीं थे। तो ये जो हैंडलिंग है बेबी की इनिशियल टाइम के, ये हैंडलिंग के टाइम ये इन्फेक्शन जो है ये बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप है जो कि बेबी के डेथ को भी लीड कर सकता है। जो सेप्सिस है वो यहाँ से भी जा सकते हैं। सो ये वेरी इसेंशियल है केयर न्यूबॉर्न के लिए इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ये सारे एसेंशियल पॉइंट्स हैं जिससे आप हाइपोथर्मिया, एक्सफेक्सिया, सेप्सिस या फिर इन्फेक्शन कह लो जैसी चीज़ें को आप अवॉइड कर सकते हो। अब स्टेप्स क्या क्या है। अब फर्स्ट स्टेप है कि जब बच्चे का बर्थ हो तब आप जोर से बच्चे के बर्थ का टाइम अनाउंस करें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो डिलीवरी करा रहे हैं वो डिलीवरी कराने में व्यस्त हैं। तो आप अगर बच्चे का केयर में हो इन्वॉल्व तो सबसे पहले बच्चा डिलीवरी होते ही आपके हाथ में आने से पहले आपको उस बच्चे का डिलीवरी टाइम बताना है, ताकि हम एग्जैक्ट टाइम पे उसकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप हम अपगार स्कोरिंग करते हैं एट 1 मिनट, एट 5 मिनट्स, तो उसके लिए टाइम ऑफ बर्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप इज़ डिलीवर द बेबी ऑन टू अ वार्म, क्लीन, ड्राई टॉवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि बेबी को जब डिलीवर कर रहे हो या फिर जिस कार्ट में, ट्रे में या फिर हाथ में, जहाँ पे भी बेबी आप ले रहे हो वहाँ का जो एरिया रहना चाहिए या वो जो टॉवल है वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है, वो ड्राई होना चाहिए और वो प्रॉपरली वार्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कीप ऑन मदर्स चेस्ट एंड एब्डोमेन बिटवीन दी ब्रेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है वैसे ही बच्चे को उस टॉवल में रैप एक बार इनिशियली फॉर द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स आप उसको लेके उसको रैप करके माँ के पास दो। ये जो मदर एंड बेबी का फर्स्ट कांटेक्ट है ना, ये फर्स्ट कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यू सेकंड्स के लिए ही क्यों ना हो। हाँ, अनटिल अनलेस अब हम जो भी आप आज पढ़ रहे हैं दैट वी आर टेकिंग इनटू द माइंड कि बेबी एक हेल्दी बेबी है, एट टर्म है, तो सो जो एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन वाली प्रॉब्लम्स है ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। ये हम एट द बेस ऑफ द माइंड या फिर एट द बैकग्राउंड हम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जिस बेबी को एयरवे डिफ़िकल्टी है या फिर जिसको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है, प्री मैच्योर डिलीवरी है या फिर कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसमें भी हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। हाँ, क्लीन ड्राई टॉवल का स्टेप्स तो वहाँ पे भी फॉलो करेंगे, बट वो जो फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड लेके ही हम चलेंगे, बट यहाँ पे हम एसेंशियली सब कुछ ऑन दी पॉजिटिव साइड लेके सोच रहे हैं। सब एवरीथिंग इज़ ऑन दी गुड साइड फॉर द बेबी एंड मदर। ठीक है, तो पहले हम फ्यू सेकेंड्स के लिए मदर और बेबी का कांटेक्ट करवाएंगे। इस कांटेक्ट से जो वार्मथ है मदर की वो भी बेबी को मिलेगी, उनका बॉन्डिंग होगा और मदर से जो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को मिलेगा उसका जो इनिशिएशन है वो यहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट मिल्क इनिशिएशन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर है कि बेबी को ड्राई करते टाइम ही उसका असेसमेंट ले लो कि उसका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि अभी तो मैं ना ड्राइंग पे ध्यान दे रहे हैं तो हम उसका जो एसेंशियलिटी है वो बाद में चेकअप करेंगे या फिर जो अपगार है वो बाद में देखेंगे। नहीं, आपको पूरा कीन रहना है, आपके सारे 5 सेंसेस जो है वो अलर्ट पे रहने चाहिए। बेबी को अपना स्पेस देना है आपको, बट आपको अपना कंफर्ट जोन नहीं लेना है। आपको ड्राइंग कर रहा हूँ अभी तो मैं, है ना, बट अभी मैं उसका ABC बाद में लूँगा। दैट्स नॉट दी पॉइंट ऑफ एसेंशियल केयर गिविंग। ठीक है, सो ABC इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट ड्यूरिंग द ड्राइंग टाइम
आपको वो जो टाइम ड्राइंग का मिल रहा है उस वक्त आपको सारी चीज़ें एसेंशियलिटी जो बोलते हैं ना कि नेकेड एग्जामिनेशन, वो तुरंत उसी टाइम कर लेना है जब आप उसको ड्राई कर रहे हो बेबी को। एक बार ड्राई करने के बाद में आपको वो जो वेट टॉवल है उसको रिप्लेस करना है क्लीन टॉवल से। इमीडिएटली उस वेट टॉवल को डिस्कार्ड कर दीजिए और एक ड्राई टॉवल लेके बेबी का अब फॉरवर्ड जो एग्जामिनेशन आपको करना है या केयर गिविंग है वो आप कर सकते हो। अभी इस एक बार ड्राइंग हो जाए उसके बाद में आपको नेसेसरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो लेना है वो है क्लैंपिंग द कॉर्ड एंड कटिंग द कॉर्ड। तो पहले तो आपको जो डिलीवरी पर्सनल हैं उन्होंने आपको सिर्फ उसको आर्टरी से फोर्सेप्स से उसको क्लैम्प करके दिया है। अब आप उसको नेसेसरली कट करोगे जस्ट इन केस कि अभी भी अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड है। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे प्रोटोकॉल्स है कि इनिशियली जो फ्यू मिनट्स हैं तब तक कॉर्ड को कट नहीं करते, क्लैम्प नहीं करते। तो दोज फ्यू मिनट्स अगर वो इनिशियल पार्ट है तो वो फ्यू मिनट्स में आपका ड्राइंग हो जाना चाहिए, डिस्कार्ड दी ओल्ड टॉवल एंड रिप्लेस इट विद द क्लीन टॉवल एंड देन अब वो फ्यू मिनट्स हो चुके हैं तो आप क्लैम्प कर सकते हो। बट ये फ्यू मिनट्स में एसेंशियल जो हम कहते हैं ना असेसमेंट, वो नहीं स्टॉप होना चाहिए। लीव द बेबी बिटवीन दी मदर्स ब्रेस्ट, क्योंकि आपका इनिशियल असेसमेंट हो चुका है, क्लीन हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है टॉवल, ड्राई है बेबी। तो अब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के लिए सेकेंड टाइम जो इनिशियल फ्यू सेकेंड्स का टच था उसके बाद में अभी ये कुछ मिनट्स का रेस्ट जो पीरियड है वो आप बेबी को मदर के साथ दे सकते हो। तो कहाँ पे रखना है? बगल में नहीं रखना है, बेबी को मदर के टमी पे नहीं रखना है, बेबी को मदर के दोनों ब्रेस्ट के बीच में रखना है ताकि सपोर्ट रहे, ब्रेस्ट के कांटेक्ट में रहे। कांटेक्ट में रहने के साथ साथ आपको मदर और बेबी का जो बॉन्ड है वो फॉर्म होने में मदद हो। तो दोनों ब्रेस्ट के बीच में मदर के बेबी को प्लेस कर दीजिए फॉर फ्यू मिनट्स। अब बेबी को आइडेंटिटी लेबल लगाना भी ज़रूरी है। यहाँ पे काफ़ी जगह पे ये प्रोसीजर जो है, जो फर्स्ट वाला है ना टाइम ऑफ बर्थ और ये जो लास्ट वाला है, ये दो चीज़ें काफ़ी स्किप होती हैं। बट आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, ये दोनों पॉइंट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। अब बेबी का जो हेड है उसको स्पेशली कवर कीजिए कैप से और मदर एंड बेबी विद दी वार्म क्लॉथ। अब मदर को निगलेक्ट मत कीजिए कि मदर को तो, क्योंकि ब्रेस्ट के बीच में बेबी को रखना है तो मदर को पूरा एक्सपोज कर दिया और बेबी को कवर करके रखा है, नहीं, मदर को और बेबी को वार्म टॉवल से कवर कीजिए। एनकरेज द इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये जो एनकरेजमेंट है ब्रेस्ट फीडिंग का, ये यहीं से शुरू होना चाहिए। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में तो ये क्राइटेरिया भी फॉलो किया जाता है जब डिलीवरी रूम में ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दी जाए। बट अगर डिलीवरी रूम में ना कर पाए तो विदिन 30 मिनट्स इज़ द रूल कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी ही है। आपका इनिशियल सारा असेसमेंट हो जाए, आपका ट्रांसफ़र शिफ्ट हो जाए, वॉटेवर जो भी आपको करना है करके 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। अगर वजाइनल डिलीवरी नहीं है, LACS है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग में। इसीलिए विदिन 30 मिनट्स यू हैव टू इनिशिएट दी ब्रेस्ट फीडिंग, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन विटामिन K, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी जगह पर डिले हो जाता है तो ये डिले नहीं होना चाहिए। विटामिन K इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हीमोरेजिक डिजीज़ हैं जो आपको पहले पता नहीं होते हैं, बेबी कैन ब्लीड टू डेथ, क्योंकि अभी आपने कॉर्ड को क्लैम्प कर दिया, कट कर दिया, आप बेबी को अच्छे से वार्म रखने के लिए अच्छे से कवर कर रहे हो, तो वो जो ब्लीडिंग होगी अगर उस कॉर्ड से, अगर कुछ हीमोरेजिक डिजीज़ है तो आपको नहीं पता चलेगा। दैट्स वाई ये जो स्टेप है जिसमें विटामिन K देना है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ दिस काइंड ऑफ इंसिडेंसेस वेर इन ब्लीडिंग अननोइंगली कॉर्ड में से हो जाती है, क्योंकि आपने कट किया ना कोई एक पार्ट, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। सो विटामिन K का कोई ऐसा नहीं है कि इस बेबी को देना है, जिनको नहीं मालूम है उनको नहीं देना, नहीं, विटामिन K देना ही है। अब एक बार इन शॉर्ट हम वापस से रिवाइज कर लेंगे कि क्या क्या स्टेप्स है वो ज़रूरी है। पहला स्टेप्स जो है वार्मथ के लिए ज़रूरी है। तो वार्मथ के लिए क्या क्या करोगे आप?
बेबी को ड्राई एंड वार्म टॉवल में रखा जाएगा। इमीडिएटली बेबी को ड्राई करा जाएगा और बेबी का हेड जो है वो कैप से कवर करके मदर के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रखा जाएगा। दैट दीज ऑल स्टेप्स आर रिगार्डिंग दी वार्मथ। ओके, सेकेंड है इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन प्रिवेंशन से क्लीन कॉर्ड कट होगा, कॉर्ड को टाई किया जाएगा और ड्राई कॉर्ड स्टम्प, ठीक है, कॉर्ड का जो स्टम्प है उसे ड्राई कर दिया जाएगा। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग, ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो काफ़ी चीज़ों में मदर्स मिल्क को इनिशिएट करने के लिए हेल्पफुल है। और एसेस वाइल ड्राइंग और अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ये सारे न्यूनेटल ब्रीदिंग और न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में फॉलो करने ज़रूरी है। जैसे कि हमने कहा कि हम विटामिन के इंजेक्शन के बारे में भी या फिर कब कौन कहाँ देना है ये भी थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। सो इंजेक्शन हु मीन्स कौन रिसीव करेगा, किसको देनी है इंजेक्शन विटामिन के, ये ऑल न्यू बॉर्न्स को देनी है, ठीक है, जो भी न्यू बॉर्न है सभी को, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में बॉर्न हुआ है या फिर पीएचसी पे बॉर्न हुआ है तो इंजेक्शन विटामिन के का रूल फॉलो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही विटामिन के इंजेक्शन सारे न्यूबॉर्न को देनी है, ठीक है। अब प्रिपरेशन में इंजेक्शन विटामिन K1 दैट इज़ फिनोटेडाइन, ये 1 mg पर 1 ml और 1 mg पर 0.5 ml इस तरह से प्रिपरेशन होती है। डोज क्या होगा इसका, डोज होगा डोज टू बी गिवन, डोज पे बर्थ वेट के हिसाब से डोज होगा। अगर बर्थ वेट 1 kg एंड और मोर, तो 1 kg से ज़्यादा अगर बर्थ वेट है तो 1 मिलीग्राम देना है, और अगर बर्थ वेट 1 kg से कम जैसे 1000 ग्राम से कम है बेबी का तो आपको 0.5 मिलीग्राम इस हिसाब से डोसेज करनी है, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे उसका साइट एंड रूट ऑफ इंजेक्शन, क्या साइट होगी, ठीक है, इंजेक्शन की क्या साइट होनी चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। इंजेक्शन की साइट होनी चाहिए एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ दी थाई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मतलब थाई का जो पार्ट है उसका एंटीरियो लैटरल पार्ट में उसका इंट्रामस्कुलर, जैसे कि IM कहते हैं, IM इंजेक्शन देना है। सो एंटीरियो लैटरल पार्ट उसमें IM इंजेक्शन, ठीक है। हु विल गिव, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइदर द मेडिकल ऑफिसर विल गिव, स्टाफ नर्स और ANM, इन तीनों में से कोई भी दे सकता है विटामिन के, ठीक है। वेयर इट विल बी गिवन, कहाँ देना है, मतलब कौन सी जगह पे देना है, दैट इज़ इन लेबर रूम में दे सकते हो कि लेबर रूम में जस्ट आफ्टर डिलीवरी आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा, न्यूनेटल कार्ट जो है या फिर बेबी केयर का जो कार्ट है या बेबी ट्रॉली जिसे कहते हैं उसी में ये इंजेक्शन रखी जाए और लेबर रूम में दे दी जाए। इट कैन बी गिवन इन पोस्टनेटल वार्ड इफ़ मिस्ड इन लेबर रूम, अगर लेबर रूम में मिस हो गई है बाय एनी चांसेस तो उसको डिलीवरी रूम के बाहर जो वार्ड में शिफ्ट करते हैं पोस्टनेटल वार्ड में दे सकते हैं। इन केस ऑफ रिफरल द इंजेक्शन शुड बी गिवन एट द रिफरल एरिया, दैट इज SNCU और फिर NB SU जो भी है जहाँ पे रिफ़र किया जाए, तो रेफरेंस के टाइम पे आप नोट कर सकते हो कि इंजेक्शन विटामिन की गिवन और नॉट गिवन। तो अगर नहीं दिया है तो जहाँ रेफ़र कर सकते हो या रेफ़र कर रहे हो वहाँ पे, जैसे कि NICU में रेफ़र कर दिया या फिर कोई आपके सेंटर पे NICU नहीं है दूसरे सेंटर पे आपने रिफ़र किया तो रिफरल वाले देंगे, इस हिसाब से आप एक नोट बना के उसको साथ में दे सकते हो। व्हेन इट विल बी गिवन, कब देना है, तो इट विल बी सून आफ्टर डिलीवरी एंश्योरिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद मदर और नॉट लेटर देन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के पहले आपको देना है। सो दिस इज़ द इनिशियल 24 आवर्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो 24 घंटे के पहले आपको विटामिन के का इंजेक्शन जो है वो देना है। सेकेंड लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, 26 गॉज की नीडल चाहिए रहेगी और 1 ml की सिरिंज चाहिए रहेगी। स्टोरेज के लिए रूम टेम्परेचर है। रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग रखना है आपको, क्योंकि देखो दोबारा नहीं देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने रिकॉर्ड में मेंशन नहीं किया कि इंजेक्शन विटामिन की दे दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो ये दोबारा दे दी जाए या फिर मिस कर दी जाए। सो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, या फिर लेबर रूम में रजिस्टर में, या फिर केस शीट में, रेफरल स्लिप्स में, डिस्चार्ज टिकट ऑफ द न्यूबॉर्न, ये सारों में विटामिन के का जो है
नोटिस होना चाहिए। मतलब कि लेबर रूम में अगर दे दी जाए तो लेबर रूम की जो शीट है के शीट पे जो लेबर रूम का रजिस्टर है उसमें नोट डाउन हुआ होना चाहिए कि विटामिन के गिवन। फिर जो बेबी का पेपर रहता है, केस पेपर रहता है, उस पर नोटिस होना चाहिए कि विटामिन के गिवन कितना डोज में, ठीक है। दूसरा होना चाहिए रेफरल स्लिप्स पे, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर बेबी को रेफ़र करना हो और आपने नहीं दिया है तो रेफ़र की जो नोट बना के देते हो उस पर नोट डाउन होना चाहिए कि विटामिन के गिवन और नॉट गिवन। और डिस्चार्ज टिकट, मतलब कि बेबी को डिस्चार्ज जब देते हो तो डिस्चार्ज स्लिप देते हो या फिर डिस्चार्ज कार्ड देते हो, उस कार्ड पे भी नोट होना चाहिए विटामिन के गिवन। ओके, सो दिस इन अ जिस्ट इज़ अबाउट विटामिन के। अब हमने आज के लेक्चर में क्या क्या की मैसेजेस देखे या फिर क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे कि आज हमने क्या क्या सीखा एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में या फिर न्यूबॉर्न मैनेजमेंट में। तो हमने आज देखा कि मोस्ट ऑफ द नियोनेटल डेथ्स ऑकर इन द डिलीवरी रूम और ऑन द डे ऑफ डिलीवरी, दैट्स व्हाई ANBC इज सो इम्पॉर्टेंट। न्यूबॉर्न डेथ्स ड्यू टू हाइपोथर्मिया, एक्सपेक्सिया एंड इन्फेक्शन, ठीक है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। तो इस तरह की चीज़ें या फिर इस तरह के हार्श रियलिटीज़ जो हम फेस करते हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं इस छोटे छोटे स्टेप्स जो आज हमने सीखे उनसे। Hypothermia can be prevented by immediate drying and keeping the baby in a dry cloth, skin to skin contact with the mother and baby covered together, covering the baby's head with the cap। तो ये सारी चीज़ें, इनिशियल ड्राइंग ऑफ द बेबी, फिर बेबी को ड्राई टॉवल में रैप करना, मदर टू बेबी का स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाना, बेबी का हेड जो है वो कैप से कवर करना और बेबी को ड्राई प्लेस पे ही शिफ्ट करना। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। और असिस्ट द बेबी फॉर ब्रीदिंग टू प्रिवेंट एक्सपेक्सिया एंड इनिशिएट इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिया। देखा, तो हाइपोग्लाइसेमिया जैसी बड़ी चीज़ भी हम जो सिंपल सा जो हम बोलते हैं ना कि लेबर रूम में ही हमने ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा दी, तो हाइपोग्लाइसेमिया जैसी बड़ी चीज़ को भी हम यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं। नॉट ओनली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क बट वी आर ऑल्सो प्रिवेंटिंग हाइपोग्लाइसेमिया। इसीलिए वो तो 30 मिनट्स के पहले ब्रेस्ट फीडिंग करवा दो, दैट इज़ दिस इम्पॉर्टेंट। Give injection vitamin K to every baby to prevent hemorrhagic disease of the newborn। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जहाँ की हम हाइपोथर्मिया, एस्फेक्सिया, एनी इन्फेक्शन, हाइपोग्लाइसेमिया और हेमोरेजिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न जैसी चीज़ों को सिर्फ एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर जो इनिशियल फ्यू स्टेप्स हमने इजी से स्टेप्स सीखे उससे हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।